ये बटुलिया के पास अभी भी वो स्थल है, उसको टाटा के नाम से जानते हैं। तो वहाँ हम जब गए देखने तो उसमें हमको बहुत अच्छा लगा कि वो जो खुदाई सड़कों की जो सड़क कट रही थी उसके नीचे जो अवशेष निकले, तो उससे हमको भी लगा, हमको हमारे गुरु जी ने बताया कि हो सकता है कुछ समय पहले 150 साल या 200 साल या 500 साल पहले हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसे लोगों की बस्ती रही होगी, कुछ ऐसे लोगों के घर रहे होंगे जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते होंगे। तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो वह संस्मरण मुझे आज तक भी याद है, और आज से 30-32 साल पहले की बात है। तो आज उस समय हम लोग पैदल गए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोग अपने शौक से गए, हम लोग अपनी प्रेरणा, जिंदगी की प्रेरणा हमको मिली, हम उस हिसाब से गए। अरे आज तो आप लोगों के लिए भारत सरकार इतना सारा तंत्र आप लोगों को आगे ले जाने के लिए आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो आप लोगों को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। और नंबर दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये भ्रमण होता है, जो भौतिक रूप से आप किसी चीज़ को देखते हैं, जो मूर्त रूप में आप किसी चीज़ को देखते हैं, ये जो है किताबी ज्ञान से कहीं बहुत अधिक प्रखर भी होता है और स्थिर भी होता है। जो हम आँख से देखते हैं, आँख से देख के किसी चीज़ का हम जितना अच्छा वर्णन कर सकते हैं, किताब में पढ़ के यदि हमसे कहा जाए कि उसका वर्णन करो, तो मैं समझता हूँ कि शायद किताब में पढ़ के हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे उसका वर्णन, जितना अच्छा वर्णन हम आँख से देख के उस चीज़ का कर सकते हैं। इस बात को आप मानते हैं? हाँ। तो आज तो इतना जो है पैसा सरकार दे रही है, तो इतना पैसा दे रही है सरकार, तो हम इसकी सुविधाएँ दे रही है। देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत अच्छा गाड़ियों का आप काफिला है, सब ये है। तो इसके बाद भी आप लोग इसमें रुचि नहीं रखते हैं, तो आप लोग तब क्या करेंगे जब आपके पास कोई साधन नहीं होंगे और आपको कोई काम करना ही करना होगा। इस समय हम आप लोगों को आपके साथ हैं, हम आपको जहाँ पर दिक्कत है हम आपको बता देते हैं, हमारे साथी बताएंगे, जिसको जहाँ तक आइडिया है सब आपको लाभ मिलेगा उसका। लेकिन कहीं पर ऐसी बाध्यता आ जाएगी कि आपको करना ही करना है, जैसे परीक्षा में पास होने की बात होती है, तो आपको पास होना ही होना है, नकल बिल्कुल नहीं होगी, मन से करना है सब कुछ, तो वहाँ पर आपको करना ही करना है। तो आपको वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कितना परेशानी आपको उस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हम लोग आपके साथ सब बताएंगे आपको। इस कहने का मतलब है कि जैसे तिवारी ने बताया था कि जो जो चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं, मृत्युंजय मंदिर में रुकने का हमारा वहाँ पर प्रोग्राम है, वहाँ पर आप लोगों को तिवारी बताएंगे, उसका इतिहास बताएंगे, थोड़ा बहुत कैसे है, कब कौन सी संस्कृति की मानी जाती है, कब दिन बने हैं, जो भी बताएगी, उसको आप लोग अपनी डायरी में नोट करें। वो आपको हमेशा पता रहेगा, आपकी जानकारी में रहेगा कि उसके बाद अब आप जैसे जैसे निकलेंगे तो यात्रा संस्मरण आप अपना लिखते जाइए। वो आपका अपना अपना नजरिया है, इस बच्चे का कुछ, इसका लिखना कुछ अलग होगा, उसका लिखना कुछ अलग होगा, उसका लिखना कुछ अलग होगा, लेकिन उसको सब जोड़ के जब देखा जाएगा तो वो बात अपनी बात में निकल के ऐसी आएगी, गए थे पांडुपुरी जी, माया दुनागिरी ही गए थे, यही तो बात इस सबसे आएगी। लेकिन आपके तरीके अब किसका बहुत अच्छा तरीका होगा, क्षमता होगा, अपने हिसाब से होगा, तो वहाँ जहाँ जहाँ भी आपको दिखाया जाएगा उन चीज़ों को आप देखिए। और इसमें सबसे अहम बात जो है बच्चे, सबसे अहम बात इसमें यह है कि आपको अनुशासन करके ये बड़े महानगरों में नए टेक्नोलॉजी के युग में अपने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, तो वहाँ की जो यातायात की जो समस्याएं हैं, किस तरीके से आप वहाँ अपने आप को एडजस्ट करेंगे, इन सब बातों से आपको जानकारी देंगे हमारे थानाध्यक्ष महोदय, आदरणीय थानाध्यक्ष। बच्चों को आवाज़ पूरी आ जा रही है, कुछ पीछे कमारी नहीं तो फिर गाड़ी में बैठ के बोलना पड़ेगा मैं, या बाहर खड़े होके। अच्छा, सबसे पहले क्या जी आप बता देंगे 5-2 मिनट आप बता दीजिए सर जो हम। अच्छा, प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजनगण, मेरे साथियों, आज इस महान ऐतिहासिक जीआईसी के प्रांगण में आप लोगों के समक्ष उपस्थित पाकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी इन्हीं विद्यालयों के माध्यम से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन करने के बाद इस पद पर आया हूँ। क्या आप लोगों के गुरुजनों ने आज हमें आपके बीच में आने का अवसर दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपसे ज़्यादा सौभाग्य की बात ये हमारे लिए है। हम आपसे रूबरू होना चाहते थे, क्योंकि यातायात
यातायात एक ऐसा विषय है जिसमें चाहे विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो या अधिकारी हो, सभी को उस यातायात के जो समस्याएं हैं उससे गुजरना पड़ता है, आवागमन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है विभिन्न कामों से। सड़क मार्ग से बच्चों को, विद्यार्थियों को जाना एक आम बात है, क्योंकि अपने अपनी उज्जवल भविष्य के लिए परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। तो सबसे पहले, क्योंकि आप सभी 10th के छात्र हैं ना, जब आप अपने अपने घरों से आते हैं, पुलिस की वर्दी देखते होंगे, दूसरा देखते होंगे, तो हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि मेरा बच्चा जाए, अच्छा अध्ययन करे, सुरक्षित जाए और सुरक्षित मेरे पास घर लौट के आ जाए। ये कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता होगा कि मेरे बच्चे का कहीं पर भी बाल बांका हो जाए। तो आप लोगों से बहुत उम्मीदें होती हैं। एक विद्यार्थी, जब हम भी एक विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो हम थोड़े देर के लिए भूल जाते हैं। तो हमेशा एक अवेयरनेस, अलर्टनेस रहनी चाहिए, सतर्कता रहनी चाहिए। आप चल रहे हैं तो मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं होती हैं, उनका ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। आप अगर सुरक्षित रहेंगे, सुव्यवस्थित रहेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे, एक अच्छा नागरिक बनेंगे, एक जिम्मेदार अधिकारी या एक अच्छा व्यवसायी किसी स्तर पर भी आप जाएंगे, तो आपके माँ बाप को अन्य चीज़ों की अपेक्षा आपके सुखी जीवन की कामना रहती है। उनको किसी भी बेटे से आजकल माँ बाप को धन या दौलत या किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है, न अपेक्षा रहती है। माँ बाप को सिर्फ अपेक्षा रहती है कि मेरा बच्चा जहाँ भी जाए सुख समृद्ध रहे, सुरक्षित रहे और सुव्यवस्थित रहे, उसका जीवन उज्जवल रहे। तो इस बात से आप इनकार करते हैं या नहीं करते हैं, ज़रा बताइए। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है या नहीं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा रहे, अग्रणी रहे, सुरक्षित रहे, सुव्यवस्थित रहे। इस बात से कोई इनकार कर रहा है तो जरा हाथ खड़ा कर दें। कोई भी बच्चा जो चाह रहा हो ये बात अच्छी नहीं है या इससे उसके माँ बाप इत्तेफाक न करते हो, किसी की भावना ऐसी हो रही हो, तो कोई भी बच्चा ऐसा सोचता हो तो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं कर रहे हैं तो मेरी बात से सहमत हैं आप। तो मार्ग में जब आप रोड में चलते हैं, अब हम विषय पर आते हैं, तो जब आप रोड से, क्योंकि आपका जीआईसी, हम इसको जीआईसी को मान लेते हैं, इसके मुख्य मार्ग पर मिलने के लिए रोड आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में एक बचपन या बचपना जिसको कह देते हैं, जल्दबाजी में कूद देते हैं रोड में। उसी समय क्या होता है, इत्तेफाक से कोई वाहन आ गया, तो ऐसा न करके 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट का देरी जरूर हो सकती है जाने में, आने में, लेकिन सुरक्षा पहले ध्यान रखना दिमाग में। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले सुरक्षित रहेंगे, पूरा देश सुरक्षित रहेगा। ये देश जो है हमारे कंधों पर नहीं चलेगा, ये देश आपके कंधों पर चलना है। इसके कर्णधार आप हैं, इसका भविष्य आप हैं। आप में से ही सब आगे बढ़ेंगे। आपने इस देश की बागडोर संभालनी है। कोई प्रशासनिक पदों में जाके संभालेंगे, कोई सेना में जाके संभालेंगे, कोई पुलिस में जाके संभालेंगे, कोई यांत्रिक विभागों में जाके संभालेंगे। तो बच्चों, आप ये मत सोचें कि ये हमारे लिए कुछ नहीं है, इस देश का महत्व या इस समाज का या अपने शरीर का। सबसे पहले आपका शरीर का महत्व है, आपके अपने जीवन का महत्व है, इस देश को आवश्यकता है। तो आप जहाँ पर यातायात रोड पर हम यूज कर रहे हैं, पहले देख लिया हमने, बाएँ देख लिया, दाहिने देख लिया, एक क्षण के लिए कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, वाहन चालक ने गलती कर दी, लापरवाही कर दी, तो आप दिशा देख लीजिए। अगर आपको सड़क पार करनी पड़ रही है फिर भी देख लीजिए। सड़क पार करते वक्त और हमेशा बाएं हाथ में चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो भी दूसरा वाहन वाला आएगा वो अपने बाएं साइड में आएगा। आप दाहिने साइड में चलेंगे तो बाएं साइड से आने वाले वाहन की दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसमें दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो दुर्घटना से बचने के लिए हमने अपने तरीके से प्रयास करने हैं। अच्छा, वाहन तब चलाए जब आप इंटरमीडिएट पास हो गए, जब 18 साल की उम्र पास हो गई, जब आपने वैधानिक ट्रेनिंग ले लिया। कुछ बच्चे क्या होते हैं, आजकल 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, वाहन चला ले रहे हैं। उनके माँ बापों के पास हो सकता है
सूझबूझ की कमी रही हो, कमी होती होगी, निश्चित होती होगी ऐसे माँ बाप के पास जो अपने बच्चे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए, बिना ड्राइविंग एज होते हुए वो अपने बच्चे को वाहन दे रहे हैं। उसके पिता या पेरेंट्स को या अभिभावकों को हम एक अच्छा नागरिक नहीं कर सकते हैं। बच्चे को जीवन दे दीजिए आप, बच्चे को ये नहीं कि दुर्घटना दे दीजिए, मौत दे दीजिए, ये किसी माँ बाप का फर्ज नहीं होता है। तो कभी जिद इस बात की न करें आप लोग, जब तक इस अवस्था में ना आ जाए, सूझबूझ और उस अवस्था में ना आ जाए, मैच्योर एज में 18 साल से ऊपर न हो जाए, ड्राइविंग सेंस न हो, तब तक वाहनों के लिए भी आप, ये भी यातायात के उसमें आ जाता है, तब तक वाहनों के लिए ना माँ बाप को बाध्य करिए, ना कोई उत्सुकता अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको बहुत आगे चलना है। 18 साल पूरे हो जाएंगे, आप अच्छा ड्राइविंग सीखेंगे, एनडीए में जाएंगे, कोई एयरफोर्स में जाएगा, कोई मिराज विमान चलाएगा, कोई कुछ चलाएगा, बहुत मौके आएंगे। लेकिन मौके आने के लिए थोड़ा सा धैर्य और इंतजार और सूझबूझ से करना है काम। तो अच्छा, भीड़ भाड़ वाली जगह होती हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप कहीं हैं तो थोड़ा सा आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप भी ये कह सकते हैं कि भाई साहब इधर से वाहन आ रहा, इधर से रमसा के तहत शैक्षिक भ्रमण में आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए उपस्थित सम्मानित थानाध्यक्ष महोदय अधिकारी जी, सब हमारे बीच उपस्थित हमारे समस्त विद्वान शिक्षक साथी और द्वाराहाट थाने से आए हुए समस्त सुरक्षाकर्मी। सबसे पहले तो मैं सम्मानित थानाध्यक्ष महोदय का यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि व्यस्ततम समय में से भी उन्होंने बच्चों को जानकारी देने के लिए व्यस्ततम समय में से समय निकाला। हम एक बार पुनः उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जानकारियों के साथ साथ केवल सुनने तक ही सीमित न रहें, हमें इन पर अमल करना है। और दूसरी चीज़ जो हमारे इस शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत है, ये केवल शैक्षिक भ्रमण, केवल स्थलीय निरीक्षण तक ही आप इसको सीमित न रखें। आप यहाँ पर एक उदाहरण बने। उदाहरण इस प्रकार से बने कि अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल पड़ा हुआ है, कोई कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कोई कांटा रास्ते में पड़ा हुआ है, आप जिधर की ओर जा रहे हैं, सबसे पहले आपका एक दायित्व होगा कि आप उसको वहाँ से हटा करके रास्ते की सफाई करें। ये आपका शैक्षिक भ्रमण तभी सफल होगा, तभी कारगर होगा ये, जबकि आप इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के चलेंगे और आप लोगों के प्रति, हमारे समाज के बीच एक उदाहरण बनेंगे। बिठाने का ना, यार बच्चों को उससे बाहर भी खड़ा करवाओ, तब वो बच्चे बैठ रहे करके दिखाई देगा। अरे बालक, वो राहुल, हाँ हो गया, फोटो नंबर 8 है, वो है इलाट है। टीचर नहीं, स्टूडेंट बनाओ। परिक्रमा करते जाओ, परिक्रमा। अरे लोकल की तो सबसे पहले इज्जत है। घर का देवता अगर नहीं पूजा तो क्या फायदा। सभी बच्चे आ जाएं। हाँ, परिक्रमा पंचकोशी। द्वाराहाट का स्थापत्य कला का नमूना महामृत्युंजय मंदिर, जहाँ पर आने पर, दर्शन करने पर समस्त प्रताप की बाधाओं से मुक्ति मिलती है।
हाँ सर, ये गाड़ियाँ सब डिसऑर्डर हो रही हैं। कहीं पर एक में 14 बच्चे हैं, एक में 8 है। ये कुछ बांटे ही बोलते हैं, उसमें 14 है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2012 के द्वारा कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट के बच्चों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत द्वाराहाट का स्थानीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित महामृत्युंजय मंदिर का भ्रमण करते हुए समस्त शिक्षक एवं छात्र। अगर आप कभी भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न आता है, आपके बड़े बड़े कंपटीशंस में आएगा कि उत्तराखंड का मंदिरों का नगर, तो आप क्या बोलोगे? द्वाराहाट। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम मंदिरों के नगर में खड़े हैं और आज हमारी यात्रा यहीं से प्रारंभ हो रही है। ठीक है ना? ये महामृत्युंजय मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। तो ये जो मंदिर बने हैं, ध्यान से सुने आप लोग मेरे को, जितनी जानकारी अभी सर ने बताया था, तिवारी सर ने आपको क्या बताया था कि आप बैठे रहते हो, वहां पुलिस के सर आए थे, आप उनको नोट करिए। आपके लिए नोट पैड पेन इसीलिए है कि आप थोड़ा बहुत उससे जानकारियां लिखे, तभी तो रिपोर्ट बनेगी। नहीं तो रिपोर्ट 2 पन्ने में 1 पन्ना भी नहीं बन पाएगी। कहीं भी आप जाते हैं, अभी चुनागिरी भी जाएंगे, नोट पैड आपके हाथ में रहेगा। किसके पास नहीं कॉपी हाथ में करोगे? अभी टीम है, नोट कर लें, बाद में अभी हम आगे और शेयर कर लेंगे। अब आप बातचीत न करिए, अब आवाज नहीं, बातचीत मत करिए। ये जो मंदिर समूह है, द्वाराहाट के जो मंदिर समूह है, वर्तमान में लगभग 60 मंदिर यहाँ पर हैं। वैसे यहाँ पर 300 से ऊपर मंदिर बताए जाते हैं, लेकिन जो जीवन पर्यंत है अभी दिख रहे हैं हमको 60 लगभग मंदिर हैं। और ये मंदिर जो है, ये जो मृत्युंजय मंदिर बना हुआ है सामने आप देख रहे हैं, ये नागर शैली का मंदिर बना हुआ है। ये जो शैली है, मंदिरों की बनावट है, ये किस शैली में बना हुआ है? और 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ये मंदिर बने हुए हैं। और उस समय एक कोई सगर राजा यहाँ के हुए थे, उन सगर राजा ने इनका निर्माण किया था। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में है। और उत्तरी भारत के जितने भी ज्यादातर मंदिर हैं वो इसी शैली में बने हुए हैं। चाहे आप इधर गरुड़ साइड चले जाइए, गढ़वाल साइड चले जाइए, वो स्वाभाविक है कि 8वीं से 12वीं सदी में जितने मंदिर बने वो इसी शैली में, जिसको हम कौन सी शैली कह रहे हैं? नगर शैली कह रहे हैं। ये एक बड़े वो प्रश्न है जो आपके विभिन्न कंपटीशनों में भी आते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं जो पत्थर आपको दिख रहे हैं मंदिरों में, मंदिर को आपने ध्यान से देख लिया है। इन पत्थरों के बीच में आपको वो दिख नहीं रहा है, लोहे की अंदर से सरिया जिसको कहेंगे क्लिप डली हुई है। एक पत्थर से दूसरा पत्थर अंदर से लोहे या कॉपर की क्लिप से जुड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं ना? कहीं पर आप पत्थर वैसे गिरा हुआ देखेंगे, उसके बीच में आप छेद देखेंगे, कहीं कहीं पर देखा होगा आपने। तो उसके अंदर जो है लोहे और पत्थर की जो है क्लिपें जुड़ी हुई हैं, उनसे वो अंदर सब जॉइंटेड है। और इसके अलावा कई पत्थरों के नीचे बेल पत्र के अंदर की जो लुगदी होती है और चूना मिला के इसमें पेस्ट करके भी इनको चिपका गया है। उस समय जो बेल पत्र होता है, देखा होगा, पत्ती जो चढ़ती है उसका एक फल भी होता है, उसकी लुगदी जो अंदर उसका गूदा होता है, उसको पीस करके उसमें चूना मिला के उस लेप से भी इन पत्थरों को जोड़ा गया है। और यही जो है सीमेंटिंग का काम, इसमें सीमेंट नहीं है, वही चीज इसमें सीमेंटिंग का काम करती है। और मूर्तियों को, इसके अंदर जो मूर्तियां थी वो देहरादून के ASI के जो अपने वो होते हैं संग्रहालय होते हैं, उनमें इनको रखा गया। ऐसा नहीं कि इसके अंदर मूर्तियां बहुत कम है, जो भी है शिवलिंग है, अन्य मूर्तियां जो है वो कम है मंदिरों के अंदर। जैसे आप कई जगह जाएंगे खाली मिलेगा आपको, देखा होगा आपने, तो वो संग्रहालयों में रख दिए गए हैं। और ज्यादातर जो मूर्तियां हैं वो भगवान विष्णु की हैं। इन मंदिरों में, द्वाराहाट के मंदिरों में या फिर ये पुरातत्व के उस युग के जो मंदिर हैं उनमें भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। और कई मंदिर ऐसे हैं जिनके पत्थरों में लेप नहीं है, केवल क्लिप है। तो ये मैंने आपको क्लिप वाला पहले बता दिया है। और जो मूर्तियां इनके अंदर थी वो सैंड स्टोन की बनी है, और ज्यादातर सैंड स्टोन की बनी है। और जो पत्थर के वजन है वो पत्थर के वजन 10 टन से भी, लगभग 10 टन के आसपास भी पत्थर इन मंदिरों में कहीं कहीं पर लगे हुए। उच्च कौशल कारीगरी आप देखते हैं, बहुत ज्यादा कारीगरी है। ऊपर जो एक मंदिर है हमारा गुजरदेव मंदिर, गुजरदेव मंदिर जो खंडित मंदिर आपको दिखता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़े मूर्ति शिल्प का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है ना? कट जाएगा।
अब इसके बाद इसमें क्या है, द्वाराहाट मैंने आपको बता दिया। और गुजर समय जो माहौल था उस समय के जो मुस्लिम साम्राज्य थे उनके द्वारा वो किस तरह से खंडित की गई। और उसमें जो है प्रत्येक पत्थर एक मंदिर जैसा दिखता है। जो गुजरदेव मंदिर है उसमें हर पत्थर जो है अपने आप में एक मंदिर है, ऐसी बनावट उसकी बनी हुई है। और दूसरा आप देख रहे होंगे इतने लंबे समय से मंदिर 8वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिर हैं, तो उस समय से इन मंदिरों की देखरेख भी एएसआई द्वारा की जाती है। तो इसमें समय समय पर ये कह रहे हैं कि केमिकल से इसको ट्रीट किया जाता है, इसमें केमिकल डाला जाता है और इसमें अमोनिया का यूज होता है। जब इसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट का मतलब इसको लंबे समय तक सुरक्षित रहे, इसमें किसी प्रकार के कवक न लगे, कोई जीवाणु इसमें अटक न करे, कोई अन्य प्रकार के मटू मटू गाड़ी चला तेरी रोटा चंदू जरा तू माई लगा, रोटा चंदू जरा तू माई लगा। मेरी रोटा चंदू जरा तू माई लगा। देवतात्मा हिमालय का क्षेत्र दूनागिरी के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट का शैक्षिक भ्रमण का टूर जा रहा है। आप नैसर्गिक प्राकृतिक हिमालयी क्षेत्र का आनंद ले सकते हैं। हाँ आ रहा है। और ये हमारे राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट से राष्ट्रीय शैक्षिक उन्नयन के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2012 के द्वारा कक्षा 10 के बच्चों का शैक्षिक भ्रमण टूर जा रहा है। बस निकलते रहिए और बच्चे पूरे आनंद को लेते हुए यहाँ मार दे यहाँ पर मार दे रहा तो निकलो जाने दो। चलो हो रहा है। हाँ
बनी रखो पाँव, बनी रखो पाँव, बनी रखो पाँव, बनी रखो पाँव। चलो 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 निकलो, तुम लोग निकलो। बहुत बढ़िया, अच्छे हो मत करो, नारे लगाओ। चलते रहिए, हम लोग यही खड़े हैं, फोटो खींच लेते हैं। चलो निकलो निकलो, जल्दी 12:30 होने वाला है, 12:30। यह है ऐतिहासिक पौराणिक दूनागिरी मंदिर। बोलो की जय। चलो निकलो निकलो, पड़ जाओ, माता जी का आशीर्वाद लो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। चलो शाबाश। ऊपर चला जा सकता है। चलो हो गए, आगे ऊपर ले लेंगे ना, सब पहुंच जाते। साईं बाबा आए तेरे घर नवारी, शिरडी वाले साईं बाबा आए तेरे घर नवारी।
कुकुछीना। अच्छा बच्चों की क्या स्थिति होगी? ठीक है मैंने खाने का क्या कर रहा हूँ? 8 लाइन बना दो। कहा जाता है कि महाभारत काल में मतलब वहाँ पर जो है जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, उस समय कौरव पांडवों को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे जिसने चाय पी ली है, रोड पे बैठे का फायदा है। कोई बात नहीं। तो चाय पिए तब तक पेड़ बाबू खाते हैं। अभी सर क्या कर रहे हैं? जिनको गाना याद है तो आ जाओ इधर। आओ दो लोग आ जाओ, बाकी मैं हूँ दूसरा। थोड़ा बहुत याद है इसको 8 वाले को हो पसंद की नहीं। अरे 8 में थे पहले। अरे ये वापस कर देने राज। आ जाओ। शिक्षा अभियान के तहत हमें एक शैक्षणिक टूर में ले जाया गया। इस शैक्षणिक टूर द्वारा हमें कई प्रकार की बातें सीखने को मिली। ये बातें ज्ञानवर्धक भी हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति से भी जुड़ी है तथा वैज्ञानिक दृष्टि से भी जुड़ी है। इन सभी बातों पर मैंने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। हमारे विद्यालय में कक्षा 10 के सभी छात्रों को रमसा अर्थात राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक शैक्षणिक भ्रमण में ले जाया जा रहा है। इस शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत मुझे और मेरे साथियों को अनेक बातें सीखने को मिली हैं। ये बातें किसी न किसी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति से भी जुड़ी हैं तथा वैज्ञानिक दृष्टि से भी जुड़ी हुई हैं। मैंने इन सभी बातों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए यह शैक्षणिक भ्रमण 26 तारीख फरवरी के महीने में 2012 साल में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम सभी छात्रों को हमारे विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित किया गया। इसके पश्चात सभी छात्रों से उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए हस्ताक्षर करवाए गए। हमारे कक्षा अध्यापकों ने हमारा मार्गदर्शन किया। कक्षा 10 के सभी छात्रों को पंक्तिबद्ध रूप में बिठाया गया। तत्पश्चात हमारे विद्यालय में थानाध्यक्ष कीम सिंह अधिकारी द्वारा सभी छात्रों को उनकी ज्ञानवर्धक बातों से संबोधित किया गया। उन्होंने हमें विभिन्न यातायात साधनों के नियमों व यातायात सिग्नलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हमें बताया कि यातायात के साधनों को चलाने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। कमल किशोर पांडे। बिना लिखा बोलना क्या क्या हुआ इसको। हाँ, यहाँ की प्राकृतिक जैव विविधता आपको कैसी लगी? कहाँ गए और क्या क्या देखा, क्या की चीजों में लोगों ने बताया संदर्भ। उसके पश्चात हमारे अध्यापकों द्वारा हमें मृत्युंजय मंदिर में ले जाया गया और वहाँ की शैली के बारे में हमें बताया गया। उसके पश्चात हमें दुनागिरी मंदिर में ले जाया गया। इसमें कई बातें हमने सीखी और कई औषधियों के बारे में हमने पांडवाकोली में जो है महाराज के थ्रू जो है जानी। और मैं आशा करता हूं कि जो जो औषधियाँ उन्होंने बताई आपको, वो आप अपने घरों में जो है किसी प्रकार की इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में बता सकते हैं अपने बुजुर्गों को। और सबसे अहम बात एक मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं जैसे जैसे हम आग के पास जाते हैं, जैसे जैसे हम आग के पास जाते हैं हमें क्या एहसास होता है? गर्मी। बिल्कुल ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ की ओर चढ़ते हैं हमें क्या लगता है? ठंडा। बड़ी अजीब सी बात है, जबकि हम सूर्य के नजदीक जा रहे हैं, जबकि हम जैसे जैसे हम तराई में जा रहे हैं वहाँ हमें गर्मी लग रही है, और जैसे जैसे हम पहाड़ में चढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें ठंडा लग रहा है और हम सूर्य की ओर जा रहे हैं नजदीक।
इसका कभी जानने का, कभी समझने की कोशिश करी कि क्यों होता है ऐसा? एक बात। दूसरी बात, जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर की ओर चढ़ते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब में जो है क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। और कमी होने से जो है टेम्परेचर, तापमान जो है धीरे धीरे गिरने लगता है। यही कारण है कि कभी कभी जो है एरोप्लेन में या वायुयान में बैठे हुए आदमी की नसें फट जाती हैं। उसका कारण यह है कि जो बाहर का दाब है वो हो जाता है कम, और हमारे वेन्स में, नसों में जो ब्लड प्रवाहित हो रहा है उसका दाब रहता है वही, यानी अंदर का दाब ज्यादा हो गया और बाहर का क्या हो गया? वो बाहर की ओर पंप कर देता है और नसें क्या होती हैं? फट जाती हैं। कभी कभी ये डर रहती है पहाड़ों में चढ़ने। इसीलिए जो पहले जो है जब पहाड़ों में चढ़ते हैं, कोई मंदिरों वगैरह में जाते हैं तो अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं कि ये वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के वातावरण को मैं अपने को संतुलित कर सकता है अथवा नहीं। जो कुछ भी आज प्रातःकाल से राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट के प्रांगण से जिस प्रकार आप लोग वहाँ पर जमा हुए और वहाँ आप लोगों की उपस्थिति ली गई, और उसके बाद आपको थानाध्यक्ष द्वाराहाट द्वारा भी संबोधित किया गया कि कभी भी जब हम साहसिक कार्यक्रमों की ओर कार्यक्रमों में जाते हैं या भ्रमण पर जाते हैं तो हमको अनेक प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं। यदि हम